नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे थे सीजी टेट से संबंधित, जो सीजी टेट एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर को, उससे रिलेटेड हम जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी भी दे दी गई है। तो आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। जो हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए रोज़ 2 ठो लेके आते हैं, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और ओल्ड पेपर का सीरीज़ 2 ठो रोज़ लेके आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए, आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जो ईवीएस पर्यावरण से संबंधित होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसको लेकर आए हुए हैं आप लोगों के सामने। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा 121 सरल क्रमांक से 150 तक के प्रश्न होंगे। कुल 30 प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। देखिए, इसमें से कौन सा प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। पहला श्वसन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा पेट्रोल का जलना और चौथा वनस्पति का वायवीय क्षय। तो श्वसन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पेट्रोल के जलने से भी निकलता है, वनस्पतियों का जलवायु क्षय से भी निकलता है। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। तो जो संकटग्रस्त होते हैं, है ना, संकटापन्न प्रजातियां होती हैं, उनको कौन सी डेटा बुक में दर्शाया जाता है। नीली डेटा बुक, काली डेटा बुक, लाल डेटा बुक या फिर हरी डेटा बुक। तो इसका सही आंसर जो है वो है रेड डेटा बुक, जिसको लाल डेटा बुक या फिर रेड डेटा बुक कहा जाता है। उसमें दर्शाया जाता है जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं उनको। ठीक है, आगे देखते हैं 123 नंबर के क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है। कवक, केंचुआ, जीवाणु या फिर हरे पौधे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। जीवाणुओं से इसका ज़्यादा पैदा करने की संभावना होती है, या फिर सबसे अधिक पैदा करने की संभावना होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 124 नंबर के प्रश्न। निम्नलिखित 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना गया है। यहाँ पर आर का फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसमें से किसको माना गया है। तो देखिए, सबसे पहला आर क्या है, रिड्यूस कम करें, या फिर रिबिल्ड फिर बनाएं, या फिर रिस्ट्रक्ट मतलब सीमित करें, या दूसरा रैंडम रिड्यूस रिकॉल। तीसरा पे ऑप्शन तीसरा है रीड, रजिस्टर या फिर रिकॉल। और चौथा है रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल, मतलब कम करें, पुनः प्रयोग करें, पुनः चक्रित करें। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। रिड्यूस मतलब कम करें, रीयूज़ पुनः प्रयोग करें, और रिसाइकल पुनः चक्रित करें। ये बिल्कुल सही हो जाएगा पर्यावरण की दृष्टि से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 125। पर्यावरणीय जागरूकता में अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, पर्यावरण में पी से प्रारंभ होने वाले 3 अक्षर कौन कौन से हैं। पीपल, प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स। पावर, प्रोडक्शंस, पॉल्यूशन। पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स, प्राइस। पॉपुलेशन, पॉवर्टी या फिर पॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, ये तीनों पर्यावरण में पी से प्रयुक्त होने वाले हैं। आर से पी से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, सीटेट में मोस्टली रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है। विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, सजीव प्राणी आवर्धित होते हैं, प्रकाश आवर्धित होता है, भोजन आवर्धित होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। जैव आवर्धन से क्या होता है, तो विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। प्राणी विज्ञान, कीट विज्ञान, बहुपद विज्ञान या फिर पारिस्थितिकीय विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान में पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। मोस्टली बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न। आगे देखते हैं 128 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय में उसकी प्रकार्यात्मक भूमि को भी वर्णित करता है। इकोनिच, इकोसिस्टम, इकोजोन या फिर आवास क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम जो हो जाएगा इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129।
प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पशुओं के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी, शरीर विज्ञान, इथोलॉजी या फिर शरीर रचना विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, इथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथोलॉजी, जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचली स्तर है, कौन सा है? उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, उत्पादक या फिर इसमें से कोई नहीं। सबसे निचला स्तर को बताना है तो सबसे निचला स्तर में कौन होता है? उत्पादक, है ना, जहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे घास हो जाएगा, घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। फिर टिड्डा को कौन खाता है? आपके बकरी, है ना, बकरी को फिर माफ़ कीजिएगा, टिड्डा को फिर मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खा जाता है। इस तरह से देख लीजिएगा पूरा खाद्य श्रृंखला, है ना। तो उत्पादक इसमें हो जाएगा प्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राथमिक उपभोक्ता में तेंदुआ को रखा है, द्वितीयक उपभोक्ता में घास को रखा है, और अपघटक में बैक्टीरिया और उत्पादक में हिरण को रखा है। तो कौन सा जोड़ा सही है उसको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अपघटक बैक्टीरिया को कहा जाता है। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब तेंदुआ नहीं आएगा, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे उत्पादक में हिरण आएगा क्या? नहीं, उत्पादक में आ जाएगा जैसे घास आ जाएगा। ठीक है, घास उत्पन्न हुआ है, घास को हिरण खाएगा। ठीक है, हिरण को फिर तेंदुआ खाएगा। तो उत्पादक में घास आ गया, फिर प्राथमिक उपभोक्ता में हिरण आ गया, और हिरण को जैसे तेंदुआ खा जाता है तो क्या हो जाएगा? वो द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। तो ये सब गलत हैं और जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्नांकित में से सही है। घास, कीट, हाथी। देखिए, घास को कीट खाता है, कीट को हाथी खाता है। सही क्या? देख लीजिए, नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आगे देखिए, पादप जो होता है उसको खरगोश खाता है, खरगोश को फिर बाघ खाता है। और अगला देखिए, मछली को कीट खाता है क्या? फिर कीट को व्हेल खाता है क्या? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। बाघ को खरगोश खाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से ऑप्शन 2 सही सटीक बैठ रहा है। पादप जो होगा उसको खरगोश खाएगा, खरगोश को फिर बाघ खा जाता है। ठीक है, तो आंसर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा खाद्य श्रृंखला का। आपको खाद्य श्रृंखला के पढ़ लीजिएगा, और 10% के नियम बहुत ही वहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। निम्नांकित में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है जिसमें संकट आ चुका है? कौन है भाई? ब्लैक बग, जिसको कृष्णसार, या फिर भराल, गंगा डॉल्फिन, या फिर मिथुन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है तीसरा, गंगा डॉल्फिन जो है वे संकटापन्न प्रजातियों पे हो, जो विलुप्त प्राय प्रजाति हो चुके हैं, जिनको रेड डेटा बुक में नाम लिस्टेड हो चुका है। अगला देखते हैं 134 नंबर का प्रश्न, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक, है ना, जिसको कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, हरे पौधे। यौगिकीकरण के सबसे बड़ा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? तो वो है हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 135 नंबर के प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों को उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? क्या कहलाता है? स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी या फिर जीवाश्मिकी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कहलाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वपारिस्थितिकी। आर्टेकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 136 नंबर के प्रश्न, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? क्लोरोफिल है, कैरोटीनाइड है, फाइकोसाइनिन है, या फिर प्लास्टिड है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, कैरोटीनाइड है। वह वर्णक कौन हो जाएगा? कैरोटीनाइड है, जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। वह क्या है? कैरोटीनाइड है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 137, जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? पीसीबी, कैडमियम, अम्ल वर्षा या फिर पीएमएन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पीसीबी के कारण ये होता है। ठीक है, जापान में पाया गया जो यूसो रोग है पीसीबी के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका।
आगे देखते हैं 138 नंबर, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत या फिर वन? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सबसे अधिक स्थायी कहाँ पर स्थायित्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो महासागरों में स्थायित्व होता है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही स्थायी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 139, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? पेंट, लकड़ी जलाने, अम्ल संयंत्र, घरेलू मलजल? किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? किस कारण से होता है उसको बताना है। तो 139 का हो जाएगा घरेलू मल जल, है ना। ये जो होता है, जो घर से पानी जाता है सीधा नदियों में, उसके कारण जल सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। आपके यहाँ पे ऑप्शन होता औद्योगिक वाला, तो औद्योगिक वाले से भी होता है। ठीक है, औद्योगिक जल से भी, उद्योगों से निकलने वाले गंदे जल से भी जो होता है जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर जो mg पर लीटर में होता है, कितना है ना? 4 से 6, 2 से 4, 8 से 10, 12 से 16। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4 से 6 लीटर तक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, जल जीवशाला द्वारा। कृत्रिम बोला है, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, किससे होता है? तो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, जल जीवशाला द्वारा, है ना। जल जीवशाला जो बनाया जाता है उसमें बहुत सारे जल के माध्यम से क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर क्यों होता है? अम्ल वर्षा के कारण, विश्वव्यापी तापमान के कारण, रेडियोधर्मिता के कारण या फिर जीवाणुविक क्रिया के कारण? तो स्टोन कैंसर होता है अम्ल वर्षा के कारण होता है। स्टोन कैंसर किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ये होता है अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं 143 143 नंबर के प्रश्न, निम्नांकित में से किसमें वाताशय नहीं होता है? पहला ऑप्शन इस तरह से है, कटल मछली, अस्थिल मछली या फिर उपास्थीसम मछली या फिर रजत मछली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, उपास्थीसम मछली हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला, उपास्थीसम मछली हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा उसका। आगे 144, देखिए 144 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा जंतु स्तनधारी या फिर स्तनपायी नहीं है? है ना, कौन सा जंतु इसमें से स्तनधारी नहीं है उसको बताना है। गाय, चमगादड़, सार्क और चूहा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, सार्क जो है स्तनधारी नहीं होता है। गाय भी होती है, चमगादड़ भी होती है, चूहा भी स्तनपायी होता है, जो सार्क होता है वो नहीं होता है। आगे देखते हैं 145 145 नंबर के क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? पराश्रव्य ध्वनि को सुनने वाला जंतु कौन सा है? चूहा, गिलहरी, बिल्ली या फिर चमगादड़? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नहीं सुन सकते हैं। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या फिर डच? देखिए कुछ प्राणियों के जो वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं उस वह कौन सी भाषा है? तो यह है आपका लैटिन भाषा में लिखी जाते हैं। वैज्ञानिक नाम किस में लिखा जाता है? तो लैटिन भाषा में। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? हरित ग्रंथियाँ जो है वो किससे संबंधित है? जनन, उत्सर्जन, श्वसन या फिर पाचन? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है उत्सर्जन। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? स्तनपायी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटामस जाति को जन्म दिया, अंडा देने वाली स्तनपायी या फिर सरीसृप जो लुप्त हो गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, सरीसृप वर्ग के डायनासोर क्या थे? तो सरीसृप वर्ग के प्राणी थे जो क्या हो गए? लुप्त हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं 149, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नांकित में से किसका प्रयोग किया जाता है? डीडीटी, गमबूसिया, तेल या फिर विलेप? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 यहाँ पे लिया गया है, लेकिन इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। डीडीटी के छिड़काव भी किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 49 आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, इसका आप कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, 149 आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
आगे देखते हैं 150। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जा सकता है। देखिए, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जाता है। अपकेंद्रण, वर्णरेखी, जिसको क्रोमोटोग्राफी या फिर है ना विकिरणी चित्रण, ऑटो रेडियोग्राफी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 3 है, स्वविकिरणी चित्रण या फिर ऑटो रेडियोग्राफी जिसको कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके ईवीएस से संबंधित थे। ये सीटेट और सीजीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है जो कहीं ना कहीं आपके रिपीटेड होते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली आप लोगों के लिए 2 प्रैक्टिस सेट और 1 या 2 आप लोगों को ओल्ड ईयर का जो पिछले ईयर के प्रश्न पत्र है उसका 1 सेट आपको प्रैक्टिस कराते हैं। और हाँ, आप लोग अगर टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हैं तो 7 तारीख से 6 सितंबर से वर्ग 3 के लिए और 7 सितंबर से वर्ग 3 के लिए वर्ग 2 के लिए जो टीचर और असिस्टेंट टीचर वाले डाल रहे हैं, 1 से 5 और 6 से 8 वालों के लिए चालू हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।